स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम करवाने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा जो एईडीओ वाला एग्जाम होने वाला है आगामी परीक्षा के को देखते हुए उसी के रिगार्डिंग आज क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन होगा प्रत्येक सेट में। आप लास्ट तक बने रहिए और इसको पूरा एकदम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण से जानने का प्रयास करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलिए हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन पे। ये सहायक शिक्षा पदाधिकारी जिसको कहते हैं, ये टोटल 25 सेट होने वाला है इसमें। ये प्रैक्टिस बुक है। अगर आपके पास क्वेश्चन है या आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, तो फिर आप हम इसका जो है प्रत्येक दिन एक एक सेट करके आपको भेजेंगे, आप क्वेश्चन बनाइए। तो आपको हम पहले दिखाई देते हैं कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला है। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। और इसमें जो है जीके और जीएस का सिर्फ रहने वाला है। तो आप अपने तैयारी के अकॉर्डिंग इसको देखिए और बनाइए क्वेश्चन को। आपका कितना सही आ रहा है आप कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है बीपीएससी के अकॉर्डिंग ही। जैसे बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो प्रैक्टिस सेट आज 1 है, तो आप ध्यान से देखिएगा। कुम्हरार स्थल, क्वेश्चन नंबर 1 है, कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्रा से, चंपा से, अंग से या राजगीर से? कुम्हरार जो है ये पाटलिपुत्रा से संबंधित है, जो कि पटना में अवस्थित है। कहाँ? पाटलिपुत्रा। कुम्हरार कुम्हरार स्थल संबंधित है कहाँ? पाटलिपुत्रा से, जो कि पटना में है। और रेलवे स्टेशन से थोड़ा ही ये दूरी पे है। कुम्हरार स्थल एक प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित स्थल है। यहाँ की खुदाई से मौर्य काल के भवनावशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ अवशेषों की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1913 से शुरू की गई थी। कब? 1913 ईस्वी से शुरू की गई थी। तो कुम्हरार स्थल जो है कहाँ पे है? ये पाटलिपुत्रा में। आप ध्यान रखेंगे। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है किस तिथि से किस तिथि के बीच चलता है, ये आपको बताना है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष, भारत सरकार का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है और 31 मार्च के मध्य होता है। कितना? 1 अप्रैल से प्रारंभ होके 31 मार्च तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको दिख रहा होगा पूरा। इसी प्रकार हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो का थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर आपको ना दिखाई दे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। किस तिथि को जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आपको बताना है अनुच्छेद नंबर कितना है। अनुच्छेद 352 है या फिर अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 या अनुच्छेद 395। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करती है अनुच्छेद 352 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 352 के द्वारा ये राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर इंगित करते हैं वह है, तो वो कौन सा तारे हैं आपको बताना है। सप्तऋषि तारे, मिरिक तारा, वृश्चिक या विरिस आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सप्तऋषि, ऑप्शन नंबर ए। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो क्या है? तो वो सप्तऋषि है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो भारत के 3 बड़े राज्य जो हैं वो कौन कौन से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, सबसे पहले हम बता देते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर एक ही में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 6 का ए नंबर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र है। आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? भारत का पारंपरिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा? वी.एस. स्मिथ के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। किसके द्वारा? वी.एस. स्मिथ के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। भारत का प्रारंभिक इतिहास के लेखक कौन है? विंसेंट आर्थर स्मिथ, इसका पूरा नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ। ये साम्राज्यवादी विचारधारा
धारा से प्रभावित इतिहासकार थे 1904 ईस्वी में। कब? 1904 ईस्वी में प्रकाशित उनकी यह पुस्तक प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है। तो कौन सा उद्योग है जो बिहार में तेजी से जो विकास कर रहा है? बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है। तो कौन सा उद्योग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप कौन सा होगा इसका? ऑल हो जाएगा। लगभग में ये सभी उद्योग है, तो उपयुक्त इनमें से अधिक हो जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण भी है, दूध भी है, चीनी भी है, निर्माण भी है। अगर इसका डिस्कशन करेंगे तो जान लीजिए बिहार राज्य की जो है लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। 80%। वर्तमान में बिहार राज्य खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, चीनी उत्पादन, विनिर्माण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। तो इसीलिए इसका विकल्प ई हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद यूनुस के द्वारा। यूनुस के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, पटना लोन पटना लोन पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो आपको बताना है कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। कब? भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया था। अगर इसका डिस्कशन के बारे में हम जाने तो बता देते हैं। भारत का पहला जो है सिविल नाफर्म नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद मतलब महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में पटना लोन मैदान में, कहा पटना लोन मैदान में हुई थी, तभी इसका नाम गांधी मैदान पड़ गया। तभी क्या पड़ गया? गांधी मैदान पड़ गया है। तो भारत के स्वतंत्रता के समय ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो कितने ईस्वी में बिरसा मुंडा जो है इसको सोते हुए कब पकड़ा गया था? आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए इसका राइट आंसर हो जो है इनमें से 11 का ई हो जाएगा। इनमें से अभी कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं या पूरी में से अधिक का आप ऑप्शन का टिक लगा सकते हैं। तो 3 मार्च को पकड़ा गया था। कब? 3 मार्च 1900 ईस्वी को। आप ये याद रखेंगे। बिरसा मुंडा को जो पकड़ा गया था तो 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोक नायक थे जो मुंडा जनजाति के थे। कौन सा? मुंडा जनजाति के। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, बिहार के चिरंत नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नवपाषाणिक संस्कृति है। कौन सा? नवपाषाणिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दरिया साहिब। किसने किया था? दरिया साहिब किया था ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 13। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी के इब्न बख्तियार खिलजी जो है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत की, चलिए पूरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, किसके द्वारा विकसित की गई है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, या वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा? आपको 4-5 ऑप्शन मिला है, इसको इसमें बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है इसका विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको बताना है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसका स्थापना किया गया है। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और जो है आप थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। तो उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जूलॉजी डिपार्टमेंट में कहाँ? जूलॉजी डिपार्टमेंट में 30 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया। इनमें
इन इंडिया के तहत निर्मित मशीनों को लगाया गया है वर्ष 1953 में। कब? वर्ष 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1962 में, कब? वर्ष 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए डीएनए जो है, डीएनए सभा अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है, डीएनए की इकाई जीन है एवं यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो क्या कहलाता है, बताइए? जो पेप्सिन कहलाता है, प्रोडोक्सेस कहलाता है, एमाइलेज कहलाता है, क्या कहलाता है? उपयुक्त इनमें से एक से अधिक या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। क्या होता है वो? एमाइलेज होता है। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है तो वो एमाइलेज होता है। लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है? लीची का खाद्य भाग कहता है, लीची के जो खाने योग्य भाग होता है उसको एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल। लीची के खाने योग्य भाग जो होता है उसको एरिल कहते हैं। और फल का मध्य फल भित्ति होता, आम का मध्य फल भित्ति होता है, नारियल का भ्रूण कोष और सेब का मांसल पुष्पासन। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। पौधों में प्रतिदीप्ति कालिता की खोज खोज करने वाले हैं, तो राइट आंसर बताना है। पौधों में प्रतिदीप्ति कालिता की खोज किसने किया था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर एवं एलार्ड ने पौधे में प्रतिदीप्ति कालिता की खोज किया था। इसका थोड़ा डिस्कशन अगर जानिएगा थोड़ा लंबा है, लेकिन बता देते हैं। पौधे में प्रतिदीप्तता की खोज गार्डनर एवं एलार्ड ने 1920 ईस्वी में की थी। कब? कितने ईस्वी में? 1920 ईस्वी में। ये कुछ पौधों में फूल खिलने के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है, इन्हें ही पौधे की प्रतिदीप्ति कालिता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो पौधे क्या ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या उपयुक्त इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जो है उसमें क्या ग्रहण करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। छिद्र होते हैं जिनके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। सेरोलॉजी निम्न से किसका अध्ययन है? सेरोलॉजी, सेरोलॉजी का अध्ययन बताना है। किसके अध्ययन से संबंधित है? छिपकलियों के अध्ययन से जो है सेरोलॉजी का संबंध है। किसका अध्ययन से? छिपकलियों के अध्ययन से सेरोलॉजी का संबंध है। एक और है सेरोलॉजी जो है ये छिपकली संघ कार्यडेटा से संबंधित रखता है। सांप के अध्ययन को ओफियोलॉजी कहलाता है। सांप का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी। उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 256। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पौधे एवं पशु पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से होती है? आपको बताना है। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति से होता है। कौन चीज से? कोशिका भित्ति से पौधे पादप एवं पशु जंतु कोशिकाओं में मुख्यतः अंतर कोशिका भित्ति से ही स्पष्ट होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण होती है। यह भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। कौन सी? सेलुलोज की बनी होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या दिया गया है? आप लोग भी पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद बनाइए क्वेश्चन नंबर 24 का। कोल्ड कंडीशन में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एस्पार्टम में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल्ड कोल्ड कंडेंसन में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एस्पार्टम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ठंडे पेय पदार्थों में कृत्रिम मिठास के लिए क्या? ठंडे पेय पदार्थों में जो है कृत्रिम मिठास के लिए सर्वाधिक उपयोग इसी एस्पार्टम का किया जाता है। ये चीनी से भी अधिक मीठा होता है। किससे? चीनी से भी ये अधिक मीठा होता है। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 25। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कौन सा है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला जो है धातु
ये कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। कमरे के तापमान द्रव अवस्था में रहने वाला धातु ये है पारा। इसका जो कि थर्मामीटर में भी उपयोग किया जाता है। लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपको बताना है। तो पिटवा लोहा होता है लोहे का विशुद्धतम रूप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन बच गया अभी, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए इधर से हमको जाना चाहिए, नीचे चले गए थे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका रासायनिक सूत्र क्या क्या बात किया जाए तो CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का। यह एक अकार्बनिक रसायन है। कैसा रसायन है? यह एक अकार्बनिक रसायन है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। और सूत्र भी बता दिए CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर कैसा कार्बनिक रसायन है? अकार्बनिक रसायन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। 28 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? तो परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, आपको बताना है किसकी होती है। हमको सबका परमाणु त्रिज्या हम आपको बता देते हैं। चलिए आपको पता है तो बताइए, नहीं तो हम बता देते हैं, देख लीजिए। बेरिलियम की जो परमाणु त्रिज्या होती है 112 होती है। कितना? बेरिलियम की परमाणु त्रिज्या 112 होती है। और जो है बोरॉन की परमाणु त्रिज्या 87 होती है। कितना? 87। और लिथियम की परमाणु संख्या 167 होती है, 167 PM में होती है। तो और हीलियम की परमाणु त्रिज्या सबसे न्यूनतम होती है, 0.208 न्यूटन मीटर का होता है। तो इसीलिए ये सबसे छोटा होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पूछा गया है तो सबसे बड़ा हो जाएगा लिथियम। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? तो फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं वो बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फलों को पकाने के लिए हम लोग इथिलीन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीन अभिकरण। ये कौन सी अभिक्रिया? उदासीन अभिकरण। क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर, अगर इसका मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर HCl के साथ हम लोग अभिक्रिया कराए, जैसे NaOH प्लस HCl को जैसे मतलब करवाते हैं तो NaCl प्लस H2O बनता है, तो वही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब जब पानी में धो धोए जाते हैं, तो ये कोई बात नहीं है। जब तेल में डुबाया जाए, ये भी कोई बात नहीं है। लोहे के टुकड़े के निकट लाया जाए तो ऐसा भी कुछ नहीं है। जब गर्म किया जाए तो सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबक गुण कब खो देते हैं? जब उसे हम गर्म करते हैं तो वो चुंबक का गुण खो देता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट स्केल में मान है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का अगर आपको निकालने होता है तो आप निकाल लीजिए। अगर निकालिएगा तब तो इजीली निकल जाएगा, नहीं तो इसका राइट आंसर 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसका भी मतलब कुछ फार्मूला होता है, जैसे C0/100 इस प्रकार से निकालिएगा आप। F-32/180 इस टाइप से निकालिएगा मान रख के, जिससे सी का हो जाएगा 50/100, तो फिर बराबर हो जाएगा इसका F-32/180। तो आप कैलकुलेशन करके निकालिएगा तो वो निकल जाएगा। इसका भी निकाल लीजिएगा 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में, तो इसका फार्मूला आपको याद होगा, ये भी इजीली निकल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। संघनन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है। संघनन क्या है? तो संघनन जो है वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का देखते हैं क्या हो जाएगा। सोनार तकनीक का उपयोग करता है। सोनार तकनीक का जो उपयोग करता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, बिल्कुल सही है। हिमशिल का पता लगाने में, ये भी सही है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, ये भी सही है। तो इनमें से एक से अधिक इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो उपयुक्त इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 36। चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, आयाम रहित राशि है। तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ये एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा राशि है?
यह एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा दोनों होती है, तो और उनके योग को जो है, योग के नियम को निश्चित करता है, तो क्या कहलाता है? सदिश राशियाँ कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, वैसी भौतिक राशि है जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं, और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी बनाती है उन्हें सदिश राशियां कहलाती है। जैसे विस्थापन, त्वरण, ये सभी सदिश राशियां हैं। अदिश राशियां किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जैसे टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। एक टेस्ला 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 37 नंबर। क्या दिया गया है? हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं? हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। किसका उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है। किसके उपलब्धता पर हरित क्रांति की जो है सफलता निर्भर करती है? इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार। क्योंकि बीजों की उच्च पैदावार किस्म होना चाहिए, पर्याप्त सिंचाई सुविधा होना चाहिए, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कीटनाशक नहीं छिड़केगा तो वो कीट खा जाएगी, तो फिर फसल नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य की पशु मरणांक क्या है? झारखंड से अधिक है। इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है, झारखंड से अधिक है। इसमें दिया गया शिशु की मृत्यु दर क्या है? सीधा सीधी समझिए तो शिशु की मृत्यु दर जो है ये झारखंड से अधिक है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 40 देखते हैं। अगर आपको बताया जाए तो 2020 के अनुसार जो है बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर कितना है? 27 है बिहार राज्य की, और संपूर्ण भारत की 28 है। झारखंड से पूछा गया है, तो झारखंड से अधिक है बिहार की, अभी भी वर्तमान में भी अधिक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। नीतीश कुमार के द्वारा, लालू प्रसाद के द्वारा, मोदी, सुशील कुमार मोदी द्वारा, किसके द्वारा? बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार के इतिहास में सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2006-2007 में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री सुशील मोदी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया गया है वो देखते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में जो रोलिंग प्लान की अवधारणा ये किसके द्वारा लागू की गई थी? 41 का राइट आंसर हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा रोलिंग ये शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुन्नार मिडल द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान अथवा जल योजना को भारत में प्रथम बार जनता सरकार, कौन सा? जनता सरकार द्वारा 1978 में लागू की गई थी। तो यह एक पंचवर्षीय योजना, एक वर्षीय योजना तथा अनवरत योजना सभी होती है। तो इसीलिए ये जो है जनता सरकार द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। गरीबी का अंतर दर्शाता है। गरीबी का अंतर क्या दर्शाता है? तो गरीबी का जो अंतर दर्शाता है वो देखिए, गरीबी रेखा से उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार पता चलेगा। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पावर्टी पावर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था? तो क्वेश्चन नंबर बताना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताना है, और ऑप्शन देख लेते हैं। तो मेघालय, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। गरीबी का अंतर किसी देश में गरीबी की तीव्रता दर्शाता है। जो गरीबी रेखा से कुल जनसंख्या की औसत कमी को दर्शाता है। गरीबी अंतर विश्व बैंक द्वारा निर्मित एक संकेतक है जो प्रति व्यक्ति आय और घरों में खपत देखकर गरीबी को मापता है। तो आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर है 43। एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 43 का भी देख लीजिए।
नीति आयोग द्वारा वर्ष 2021-22 में बिहार की स्थिति मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे निम्न था, किसका? बिहार का। और केरल की सबसे उच्च थी, किसका? केरल का इसमें जो है सबसे अधिक था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गरीबी रेखा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एनएसएसओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति को 2400 और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आदमी को 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 वर्ष में लगाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो आप इस प्रकार से राइट आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से सब सही है, तो कोई गलत नहीं है। इसमें से गलत पूछा गया था, सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 45, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपाध्यक्ष को देगा। तो संविधान के अनुच्छेद 179 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। किसको? उपाध्यक्ष को। चाहे चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो उपाध्यक्ष हो। यदि किसी राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष, यहाँ अध्यक्ष की बात किया जाए तो अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देके अपना त्याग पत्र देके वहां से निकल सकते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो विधान परिषद के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो 40 होती है, 40, जो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो गया, और 40 से कम नहीं हो सकती है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है ये। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए। उच्चतम, देखिए एक बात और सुन लीजिए, उच्चतम न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। वही जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। या दो क्वेश्चन बन सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में 100 से सर्वोच्च, 100 से संसद, आप इतना याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में संसदों द्वारा जो है न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है, तो आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही है? तो इसमें से कौन सा एक सही है? इनमें से जो है कौन सा, ये बताना। क्वेश्चन नंबर 48 का इनमें बताइए कौन सही है और क्यों सही है, आपको बताना। अगर है पता तो बता दीजिए, तो हम बता देते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका का अलग अलग होना संभव नहीं है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। सरकार का कोई भी अंग निरंकुश न हो जाए, इसीलिए संविधान में रोकथाम रोकथाम की व्यवस्था की गई है। इसी उद्देश्य से कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। इनके अतिरिक्त विधायिका तथा कार्यपालिका के मनमानी पूर्ण कृत्यों के ऊपर नियंत्रण के लिए न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह इसके संविधान के विरुद्ध कार्यों कार्यों को अवधिमान्य घोषित करके उन्हें अपनी सीमा में कार्य करने के लिए बाध्य करें। तो और एक संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात की गई है, जिसके 3 अंग होते हैं। संसद के गठन की बात की गई है, और संसद के 3 अंग होते हैं कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग कौन कौन, आप याद रखिए, मेरे साथ दोहरा लीजिए। राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं। 49 में क्या दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब बताइए किसे? भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो इसका शक्ति है विधायी का शक्ति। कौन शक्ति है? विधायी शक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं।
संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह क्या, तो राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह राष्ट्र के हित में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया गया है? उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 19 के ए तहत है ये हर नागरिक को झंडा फहराने का मौलिक अधिकार प्रावधान किया गया है। इस पे भी एक केस है, थोड़ा अगर ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकार भी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो कौन सा एक मौलिक अधिकार है? तो क्वेश्चन 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कौन सा? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो है ये सब एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित जो भी है तो इसका अलग से कुछ नहीं दिया गया है। आदमी को जो है बोलने की शक्ति या अभिव्यक्ति दिया गया है, वो अनुच्छेद 19 के तहत जो दिया गया है उसी में ये प्रेस की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर है 54, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। आधा हम लोग का खत्म हो गया, थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 55, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है इसमें। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245। कौन सा? अनुच्छेद 245। क्वेश्चन नंबर है 56 नंबर का, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो वर्णित है ये क्या भाषाओं के बारे में वर्णित किया गया है? कौन सा भाषाओं के बारे में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है, भाषाओं के बारे में वर्णित किया गया है। तो भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में दिया गया है कुछ अधिनियमों और विनियमों का जो है वो दिया गया है 19वीं में, और पंचायतों की शक्तियां प्राधिकरण और उत्तरदायित्व 11वीं अनुसूची में दिया गया है। नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व जो 12वीं अनुसूची में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 57, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर आपको बताना है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो एक है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है बलपक्रम मेघालय में है, ये बिल्कुल सही है। पन्ना ये बिहार में नहीं है, कहाँ है? पन्ना। यही राइट आंसर, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? यही राइट आंसर होगा। ये जो है पन्ना, पन्ना कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है, इसको मध्य प्रदेश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यही बी हो जाएगा। पन्ना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और ऑप्शन कुछ है वो भी देख लेते हैं। गोइंडी तमिलनाडु और मोल्यम गोवा में, ये बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, 59 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है? तो सबसे कम वन क्षेत्र आच्छादित जो है ये चंडीगढ़ में, किसमें है? चंडीगढ़ में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 60 नंबर में, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र किसमें पाए जाते हैं? उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के जो है पारिस्थितिकी, वो जीव भार का पिरामिड, किसका पिरामिड है? वो जीव भार का पिरामिड है। जीव भार का पिरामिड प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरण की दक्षता को दर्शाता है। यह सीधा तथा उल्टा हो सकता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टे जीव भार पिरामिड दिखते हैं, आप ये याद रखेंगे। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में
उल्टे जीवभार पिरामिड रखते हैं, वही घास स्थल व पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार जो है वो सीधा रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 60 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट 61 नंबर का वो देखते हैं। इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया गया, इसको छोटा करना पड़ेगा। चलिए अब दिख रहा होगा, लगभग में पूरा दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण, जंगली जंगली समुद्र घास, प्रवाल भित्तियां होगा, नामक दलदल और नेग्रो के साथ 21 द्वीप शामिल है। 21 द्वीप किसमें शामिल है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जो है इसी में द्वीप भी 21 शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 62 नंबर, 61 तक तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा महासागर से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, तो ये बिल्कुल सही है। 6,10,000 है, तो 6 लाख इसमें ऑप्शन में दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है? तो 63 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, नहीं ये गलत है। चलिए आंसर मिल गया तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में 2001 से 2011 के दशक की महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो 18.2% थी। कितना? 18%, 18.12%। आप इसका राइट आंसर याद रखिएगा। भारत में 2001 से 2011 की दशक की महिला जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 18.12%। क्वेश्चन नंबर 64 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा है। तो इंग्लैंड में जो स्थित है पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा क्या है? विस्तार की दिशा जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। कौन सा? उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का राइट आंसर हो जाएगा साइबेरिया। कौन सा राइट आंसर होगा? साइबेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है। क्वेश्चन नंबर बताना है 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी न्यूजीलैंड। कौन सा राइट आंसर होगा? उत्तरी न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 69, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर डी होगा पंपाज। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंपाज। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमेत अमेतरासु का नामकरण किस आधार पर किया गया है? तो ये जापानी सूर्य देवी के नाम पे किया गया है। किसके? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा जापानी सूर्य देवी। खगोल वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमाटेरासु का नामकरण जापानी सूर्य देवी के आधार पर किया गया। अमाटेरासु जापानी भाषा में इसका अर्थ है स्वर्ग को प्रकाशित करने वाली महान आकाशीय सूर्य देवी, जिसमें जापानी शाही परिवार का वंश होने का दावा किया गया है। तो यह शिंटो जापान का मूल विश्वास धर्म प्रणाली के अनुसार इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्वेश्चन 70 का क्लियर हुआ। क्वेश्चन 71 देखते हैं, चंद्रमा सदृश्य ग्रह कौन सा है? चंद्रमा सदृश्य ग्रह जो है ये राइट आंसर हो जाएगा बुध। क्या होगा राइट आंसर इसका? हो जाएगा बुध। ग्रहों में मात्र बुध तथा शुक्र की दिखने वाली
कलाएं होती है, इसी प्रकार की कलाएं चंद्रमा में भी पाई जाती है। अतः दिए गए विकल्पों में जो है सदृश चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर, चंद्रमा सदृश जो है ये बुध का है, तो ग्रह बुध है। क्वेश्चन नंबर 72 का देखिए क्या दिया गया है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो ये अच्छे से बता देते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार एसआई में भी पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग बिहार पुलिस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है एडीओ में पूछ ले। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी जो होती है, ये आंसर बता देते हैं अपसोर। अपसोर एवं उपसोर के भी बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, सुन लीजिए हम जो बताते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसोर कहते हैं। यह स्थिति जो है प्रत्येक 4 जुलाई को होती है। कब? प्रत्येक 4 जुलाई को पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसोर होती है। किस स्थिति को? 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम पास होती है तो उस स्थिति को उपसोर कहते हैं। उपसोर। यह स्थिति प्रत्येक 3 जनवरी को आता है। उपसोर कब आता है? 3 जनवरी को। आप यहाँ लिख लीजिए 3 जनवरी। इस तरीका से आप याद रखिए तो याद हो जाएगा, बार बार सुनिएगा तो याद रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। निम्नलिखित लो एस्को में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर बताना है। बेलाडीला में किसका जो खनन होता है अधिक? ये हेमेटाइट का खनन होता है। किसका होता है? हेमेटाइट का। छत्तीसगढ़, डिस्कशन सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बेलाडीला खान से उत्तम कोटि के हेमाटाइट लो एस्क का खनन होता है। बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में अवस्थित है। यह भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लो एस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। बेलाडीला की खान से मुख्यतः हेमेटाइट का खनन होता है। किसका? हेमेटाइट का खनन होता है। तो अब क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 74। इसमें क्या दिया गया है? शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो इसमें जो है वर्षा होने का कारण है, इसका राइट आंसर उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। इसमें से क्यों नहीं है वो हम आपको थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं और थोड़ा बोल के बता देते हैं, सुन लीजिए। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वतीय वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा बहुत ही कम वर्षा होती है। शीत ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। प्रत्यावर्ती मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। किसमें होती है सबसे अधिक वर्षा? तमिलनाडु में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 75। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्य स्थिति क्या है? तो क्वेश्चन नंबर बताना है 75 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य स्थिति क्या है? 15 अक्टूबर है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। ट्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ट्रिवार्थ एक वैज्ञानिक है, उसके अनुसार जो है भारत की जलवायु किस प्रकार है? तो यह उपोष्ण मानसूनी जलवायु। कौन सा जलवायु है? उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो आपको बताना है 82 82.5 डिग्री पूर्व की ओर ये हम लोग अपनाते हैं। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर है 78। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, तो किसका एक भाग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का एक भाग था। किसका? गोंडवाना लैंड का एक भाग था भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 78 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 79। ग्रीनविच माध्य समय जीएसटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक है, उसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा तूफत उल मुहावुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा तूफत उल मुहावुद्दीन। यह पुस्तक किस भाषा में प्रकाशित की गई थी? तो फारसी भाषा में प्रकाशित की गई थी। आप ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे?
दक्कन एजुकेशन सोसाइटी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 81 का बाल गंगाधर तिलक। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 82, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल को संपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अल हिलाल। तो अल हिलाल जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा, कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर के द्वारा, जमींदार मौलाना जफर अली खान के द्वारा और बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा ये संपादित पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? वंदे मातरम समाचार पत्र के जो संपादक थे वो अरविंद घोष थे। कौन? अरविंद घोष। इनके बारे में बताया गया है, वंदे मातरम समाचार पत्र का जो है संपादक श्री अरविंद घोष ने किया था 6 अगस्त 1906 को। कब? 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 में विपिन चंद्र पाल ने की थी। इसे द न्यूज पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद करा दिया गया था। तो क्वेश्चन 83 क्लियर हुआ। क्वेश्चन है 84। 84 में है, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो किस वर्ष प्रतिबंधित कर दिया गया था? 84 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 1878 ईस्वी में प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर है 85। 85 में क्या दिया गया है? 1875 के विद्रोह के एक नेता नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? आरा में। जगदीशपुर आरा से संबंधित रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 86, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो इसमें राइट आंसर हो, इनमें से उपयुक्त एक से अधिक लगा देते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं इसमें कौन कौन से अधिकारी थे। ये दो अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलस। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सुनिएगा, 1857 के क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। कौन सा? बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश, उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलस था। कौन? दो आपको नाम बताए हैं, लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलस, यही दोनों था। लखनऊ से देखिए अधिकारी कौन था? लखनऊ में कैंपबेल हेनरी लॉरेंस था उस समय में, और कानपुर में भी कैंपबेल था। इसके बाद इलाहाबाद से कर्नल नील, ये ब्रिटिश अधिकारी थे। चलिए क्वेश्चन और थोड़ा सा इसका और देख लीजिए, झांसी जो है झांसी के हीरोज थे, और बरेली के फिर कैंपबेल थे, दिल्ली के निकोलस और हडसन थे। तो राइट आंसर, दिल्ली में राजनीतिक एजेंट जो था साइमन फ्रेजर। कौन सा? दिल्ली में राजनीतिक एजेंट के रूप में जो कार्य कर रहे थे वो साइमन फ्रेजर था। क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिए, इनमें से किसने 1857 के विद्रोहियों को धोखा दिया था? 1857 के विद्रोहियों को धोखा दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ दुबे। इसी ने धोखा दिया था 1857। ये क्या है कहानी, हम पूरा बता देते हैं। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में प्रज्वलित हुई क्रांति की आग झारखंड, तब तक में ये झारखंड जो बिहार में ही के अंतर्गत आता था, तब बिहार में था, झारखंड तक पहुंच गई थी। विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव अलग आदमी है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे, किसका? ये विश्वनाथ दुबे की प्रमुख भूमिका थी। विश्वनाथ सहदेव के सेनापति पांडे, किसको? पांडे, गणपत राय पांडे जो थे, पांडे को जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा देकर अंग्रेजों को गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1858 को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी दे दिया गया, और सेनापति पांडे गणपत राय को भी 21 अप्रैल 1858 को ही फांसी दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को 87 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 88।
शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किसे तुलना की जाती है? शेरशाह की भू लगान व्यवस्था किससे तुलना की जाती है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेतबारी व्यवस्था से। शेरशाह ने भूमि की माप करवाकर लगान लगान को निश्चित किया था। कृषकों के साथ निश्चित किया गया, इसीलिए यह व्यवस्था रेतबारी व्यवस्था के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 89, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, दक्षिणी द्वार। कौन सा है? दक्षिणी द्वार राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता था? तो पूरब का सिराज किसे कहा जाता था? तो जौनपुर को। पूरब पूरब का सिराज पहले कहा जाता था जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर है 91, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो दिल्ली सुल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श क्यों कहा जाता है हम वो भी बता देते हैं। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर लाखों का दान देने देने के कारण लाख बख्श कहा जाता है। कौन सा? लाखों का दान देने के कारण। और गुलाम वंश का प्रथम शासक भी था और जिसने लाहौर को राजधानी बनाया था। किसने? बताइए। ऐबक दिल्ली का पहला शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक, और यही लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एकता प्रथा प्रदान किया था। कौन? भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एकता प्रथा भी प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण किया था? तो करवाया था हौज ए शमसी का निर्माण किसने करवाया था? तो हौज ए शमसी का निर्माण जो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश करवाया था। क्वेश्चन नंबर है 93। चलिए क्वेश्चन नंबर खत्म ही होने वाला, बहुत कम है। क्वेश्चन है 93, विग्रह राज फोर ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो ये जो है एक कॉलेज था, संस्कृत विद्यालय था। कौन सा? ये एक संस्कृत विद्यालय था। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलेज था। किसका? कॉलेज का ही निर्माण करवाया था। बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा इसको तोड़ ताड़ के 2.5 दिन में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मस्जिद का निर्माण कराया गया, अब फिर तोड़ के उसको हम बोल रहे हैं संस्कृत विश्वविद्यालय बना दिया जाए, ताकि उसमें कुछ शिक्षा का ग्रहण हो। एलोहल में दुर्ग मंदिर का निर्माण किया था। एलोहल में दुर्ग मंदिर का निर्माण किसने किया था? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य काल में। किस काल में हो जाएगा? चालुक्य काल में इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी के लोग जो थे ये शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के लोग थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चनहद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है, जो कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंध में। कहाँ है ये? सिंध में है। तो चनहद्रो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 1934 में एन जी मजूमदार ने की थी। यहाँ से प्रमुख रूप से मरका बनाने का कारखाना, कांच से गाड़ी, ओकराकार ईट, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चंद्रो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नलियों का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 96 क्लियर हुआ। 97, पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ 4 है। कौन कौन पुरुषार्थ है ये आपको बताना है। तो हम बता देते हैं कौन कौन सा पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। आप याद रख लीजिए कौन कौन सा। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 98। 98 में क्या दिया गया है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। कहाँ? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है?
तो क्वेश्चन 100 का राइट आंसर बताना है, इनसे कौन सा कथन सही है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था, बिल्कुल सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे है, तो ये बिल्कुल गलत है। और हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर डी बनर्जी नहीं थे। छत्रवाल ताम्र हड़प्पा से मिला है, बिल्कुल गलत है। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, तो ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम बता देते हैं, आप देख लीजिए। सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशक में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया था। कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का उत्खनन कर दिया। आर डी बनर्जी थी, बिल्कुल गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, पता चल जाएगा। महाराष्ट्र के दामाबाद में हड़प्पा काल के छत्र वाला ताम्र रथ मिलता है। कहाँ? महाराष्ट्र के दामाबाद में। यहाँ क्या दिया गया है? ताम्ररथ हड़प्पा से मिलता है, तो नहीं। ताम्ररथ कहाँ से मिलता है? तो महाराष्ट्र के दामाबाद में हड़प्पा काल के छत्र ताम्ररथ मिलता है, तो इस प्रकार से गलत है। और मोहनजोदड़ो स्थल के उत्खनन का कार्य 1922 ईस्वी में किया गया था। कब? 1922 ईस्वी में। लेकिन ये हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में, ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आज का आपको कैसा लगा? हम लोग 100 क्वेश्चन किए, थोड़ा सा टाइम लगा होगा, तो ये 100 क्वेश्चन करवाने में टाइम तो लग ही जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसका पार्ट 2 चाहते हैं, आपको कमेंट करना है पार्ट 2, इसकी तब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। आप कमेंट कीजिएगा तो, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगा कैसा लगा, वॉइस कैसा था, सारा कुछ कैसा था, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 1 है, तो इसका पार्ट 2 लाइए बोलिएगा आप, तब हम पार्ट 2 फिर लेके आएंगे। इसी प्रकार से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको और मन है कि थोड़ा और डिस्कशन करवाया जाए, थोड़ा और जल्दी जल्दी बोल के करवाया जाए, इस प्रकार से आप बोलेंगे, हम धीरे धीरे अपने में परिवर्तन लाएंगे, सुधार लाएंगे, और वो कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आपका एग्जाम होगा आगे में, तो ऑल दी बेस्ट है मेरी तरफ से। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो बस एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।